जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में अगर हम बात करें बलवंत सिंह जी की, जो भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष हैं और आज भी भाजपा के कट्टर नेता हैं। लगातार किसानों की हक की लड़ाइयां और गरीब मजदूर असहाय जो लोग हैं उनकी भी हक की लड़ाइयां लगातार लड़ते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका जय श्री राम, भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र का, और जो भी इसका जो विरोधी है जो इसके हिंदू राष्ट्र के, तो वो पाकिस्तान चले जाए। हिंदू का है हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की तो लड़ाई नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। हर एक व्यवस्था पर दुष्टा दिखाया जा रहा है, पर ऐसा क्यों आज के समय में देखने को मिल रहा है कि जिला अस्पताल में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो ऐसी दम तोड़ती हुई दिखी जा रही हैं, लापरवाहियां भी वहां पे बढ़ती हुई जा रही हैं। जैसा आपने बताया, पिछली बार आप गए भी थे वहां पे और आवाज भी आपने उठाई थी, जबकि जो स्वास्थ्य कर्मी भी वहां पे कुछ पाए गए थे। तो आखिर क्या कुछ क्या कहा जा सकता है, या प्रशासन सक्रिय नहीं है या फिर जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता सक्रिय है, हर कार्यकर्ता सक्रिय है, हर जनप्रतिनिधि सक्रिय है। जे अधिकारियों की लापरवाही है टोटल, इस पे कंट्रोल सीएमओ साहब ने। आपको जब भी देखा तो हमेशा आप हर एक व्यक्ति के हित में उतरते हुए देखे जाते हैं। जो भी परेशान होता है आप उसके साथ आप खड़े होते हैं। आपका ही चेहरा क्यों नजर आता है, बाकी और लोगों का चेहरा क्यों नजर नहीं आता? जबकि हम बात करें विधायक की, सांसद की या मंत्री की, तो बाकी और चेहरे क्यों नहीं? और अगर हम बात करें जिला अध्यक्ष की जो भाजपा से हैं, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। माननीय विधायक जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद जी का, वो सब लोग लगे हैं, हम भी लगे हैं और वो भी अपने कार्य क्षेत्र में लगे हैं। जी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, अपन से पिछली बार भी यही बात हुई थी हमारी। कैसा चेहरा चाहते हैं आप सांसद के रूप में? सांसद के रूप में चेहरा तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा उसका भरपूर जी जान से जुटूंगा और यहाँ से सांसद दिल्ली भेजूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करूंगा। और उत्तर प्रदेश से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल का दौरा लोगों को है जो पड़ रहा है, उससे उनकी मृत्यु भी हो रही है। क्या कहेंगे, बाकी में हकीकत है या सारी बातें हवा वाली? सारी बड़ी डॉक्टरों की कमी है। किसान की बात सामने निकल कर आ रही है कि मुआवजा की कोई बात नहीं की जा रही है, जांच नहीं हो पा रही है, जितना कि उनका नुकसान हुआ उतनी रिपोर्ट नहीं लग पा रही है। क्या है बाकी में? नहीं, मैं स्वयं देख रहा हूँ, जाता हूँ गाँव में। लेखपाल साहब से बात हुई, माननीय एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई। उन्होंने सब गाँव में कह दिया अपनी अपनी नकलें, खाता, बैंक के खाता अपने नोट करें और लेखपाल साहब को दें, तो सारी जो रिपोर्ट रही है हर एक विकास की लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जाते हैं। तो और बात करें वर्तमान में भाजपा की सरकार है, और जिस तरह सरकार भी लगातार दावे करते कि अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर भी चलता है, तो आज ऐसा क्यों समय आखिर देखने को पड़ रहा है कि धरना पर बैठने के लिए मजबूर ग्राम प्रधान जी को होना पड़ता है और हमेशा लड़ाइयां मरी पड़ी थी, भूसा खाने के लिए नहीं था और गोबर खा रही थी, डस्ट खा रही थी गाय। तो इसमें शासन की कोई गलती नहीं, जनप्रतिनिधि की कोई गलती नहीं। जहाँ वहाँ का जो वीडियो हो, जिसके अंडर में आता हो, वहाँ के प्रधान हो, ये उनकी गलती है। पत्रकार सही से कवरेज कर सके, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि पत्रकार गौशाला के अंदर भी नहीं जा सकते। ये तो क्या कहेंगे पत्रकारों के मामले में? जी कहूंगा, ये तो चौथा स्तंभ है, इस पे तो पाबंदी लगनी नहीं चाहिए पत्रकारों पे। ये घोर निंदा करता हूँ मैं इसकी, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ यदि पत्रकारों पे कोई प्रतिबंध लगाता है। चौथा स्तंभ है पत्रकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में। इस समय हमारे मौजूद हैं हम, और हमारे साथ ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जी मौजूद है, जो कि परिचय के मोहताज भी नहीं है, जो लगातार किसानों की हक की लड़ाइयां और गरीब मजदूर असहाय जो लोग हैं उनकी भी हक की लड़ाइयां लगातार लड़ते हैं, और तमाम जो विकास है उसके लिए भी लगातार जो है लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। और अगर हम बात करें बलवंत सिंह जी की, जो भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष हैं और आज भी भाजपा के कट्टर नेता हैं, और अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तमाम व्यवस्थाओं पर भी ये लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे आपने अभी कुछ दिनों पहले भी देखा था कि एक हार्ट अटैक से एक मरीज की मौत हो गई थी, तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और आवाज उठाई कि हार्ट का डॉक्टर जनपद ललितपुर में तैनात किया जाए। जबकि सुविधा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में जो कुछ बहुत ऐसे मरीज देखे जा रहे हैं जो कि बीच में अपना दम तोड़ते हुए देखे जाते हैं। जी भाई साहब, स्वागत है। क्या नाम है? दमन न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका जय श्री राम,
भारत माता की जय। अभी कुछ दिनों पहले आप हॉस्पिटल में गए हुए थे, वहां पे हार्ट अटैक का मरीज में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां पे आपने आवाज भी उठाई, और अगर हम बात करें आखिरकार क्यों ये लापरवाहियां सामने निकल कर, कोई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कई मरीज अपना दम बीच में तोड़ दे रहे हैं? जब मैं वर्तमान में जिला अस्पताल में पहुंचा जी, तो उस युवक की उम्र थी 35-36 साल। तो एकाएक वो आया, जब मैं भी पहुंच गया, स्पॉट भी में पहुंचा, तो मैंने स्वयं आवाज दी कई बार, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो एक भी डॉक्टर वर्तमान में इमरजेंसी में कोई नहीं था। मैंने स्वयं आवाज दी, कई आवाजें दी, जब तक उसको उठाया, निकाला, वो उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, खबर यह भी मिलती है कि वहां पे कई डॉक्टरों की तैनाती भी होती है। लिस्टों में कागजों की अगर हम बात करें हॉस्पिटल में, तो वहां पे कुछ ही डॉक्टर तैनात होते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ देखा जा रहा है? इसमें सारी गलती सीएमओ साहब की है। सीएमओ साहब लापरवाह है इस मामले में, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं सीएमओ साहब। क्योंकि सफाई कर्मचारी भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, अभी वर्तमान में लगा रहे हैं। रात को जांच की जाए, शराब पी के बैठे इलाज कर रहे हैं, शराब पी के कई लोगों की जाने जा रही हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सीएमओ साहब से, ये झोला साहब डॉक्टर हैं, चांसी डॉक्टर हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। जो कैंसर का ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, रास का लगाई जाए। इन पे लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं झोला साहब डॉक्टर। अच्छा, एक बात और आती है हिंदू राष्ट्र को लेकर, आप बार बार चर्चा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें हिंदू राष्ट्र है, तो थोड़ा सा आप ये थोड़ा बताएं कि मतलब किस तरह से जो हिंदू राष्ट्र है, क्या क्या कुछ उपलब्धियां रहेंगी? देखिए, सऊदी अरब, तुर्की, कई राष्ट्र हैं, केवल हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, कई राष्ट्र है। जबकि जो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, पहले से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू है, हिंदुस्तान का है, बंटवारे में पाकिस्तान हो गया। हिंदुओं का हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र जो है। इसको संसद भवन में जैसा कानून पास किया है SC एक्ट का, महिला बिल का, ऐसे ही जो संसद भवन में कानून पास किया गया हिंदू राष्ट्र का। और जो भी इसका जो विरोधी है, जो इसके हिंदू राष्ट्र के, तो वो पाकिस्तान चले जाए। हिंदुओं का है हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की तो लड़ाई नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र की मैं मांग कर रहा हूँ, प्रबल मांग कर रहा हूँ। आज मैं वादा करता हूँ कि जीऊंगा तो हिंदू राष्ट्र के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो हिंदू राष्ट्र के लिए मरूंगा। आज से गांव गांव जाऊंगा और ये आवाज उठाऊंगा, सारे लोगों से साइन कराऊंगा, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजूंगा। और समय है जी, मैंने फिर कहा था मेरे फाइलों पर जिस दिन 10,000 हो जाएंगे, उस दिन जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठ जाऊंगा या नई संसद भवन में बैठ जाऊंगा कि राष्ट्रीय हिंदुस्तान राष्ट्रीय घोषणा की घोषणा की जाए। हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जनप्रतिनिधि भी सारे यहीं से हैं, और हम बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी भी लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम योजनाएं हैं सरकार की, तो हर एक व्यवस्था पर दुरुस्त दिखाया जा रहा है। पर ऐसा क्यों आज के समय में देखने को मिल रहा है कि जिला अस्पताल में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो ऐसी दम तोड़ती हुई दिखी जा रही है, लापरवाहियां भी वहां पे बढ़ती हुई जा रही है। जैसा आपने बताया, पिछली बार आप गए भी थे वहां पे और आवाज भी आपने उठाई थी, जबकि जो स्वास्थ्य कर्मी भी वहां पे कुछ पाए गए थे। तो आखिर क्या कहा जा सकता है, या प्रशासन सक्रिय नहीं है या फिर जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता सक्रिय है, हर कार्यकर्ता सक्रिय है, हर जनप्रतिनिधि सक्रिय है। जे अधिकारियों की लापरवाही है टोटल, इस पे कंट्रोल जनप्रतिनिधि लगाए या माननीय मुख्यमंत्री तक जे आवाज जाए। है हमारे जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं, उनकी भी सुनी जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज जाए इसकी। ये घोर लापरवाही है जिला अस्पताल की। अच्छा, कमियां किन की मानते हैं? अगर वहां पे अगर जिला अस्पताल में पूछा जाता है कि सीएमओ की अगर हम बात करें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है, तो डॉक्टर की तैनाती की कमी, आखिर कैसे इस समस्या का जो हल है वो निकलेगा? जी, मैं भी मानता हूँ कि डॉक्टर का अभाव है जिले में, और बहुत ही पिछड़ा ये अपना जनपद ललितपुर आता है, बहुत ही उसमें तो डॉक्टर आना नहीं चाहता है, जो आ जाता है वो जाना नहीं चाहता है। तो इसमें लापरवाही अधिकारियों की है, और डॉक्टर की यदि प्रयास करें तो डॉक्टर आ जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि मुझे कई बार लिख के दिया सीएमओ साहब ने,
आपको जब भी देखा तो हमेशा आप हर एक व्यक्ति के हित में उतरते हुए देखे जाते हैं। जो भी परेशान होता है आप उसके साथ आप खड़े होते। आपका ही चेहरा क्यों नजर आता है, बाकी और लोगों का चेहरा क्यों नजर नहीं आता? जबकि हम बात करें विधायक की, सांसद की या मंत्री की, तो बाकी और चेहरे क्यों नहीं? और अगर हम बात करें जिला अध्यक्ष की जो भाजपा से हैं, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। माननीय विधायक जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद जी का, वो सब लोग लगे हैं, हम भी लगे हैं, और वो भी अपने कार्य क्षेत्र में लगे हैं। ये अलग चीज है कि वो ना दिखा पाए या लोगों के बीच में ना आ पाए, लेकिन कार्य वो कर रहे हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं, पार्टी के काम वो भी कर रहे हैं, पार्टी का हम भी कर रहे हैं। नहीं, आपका मतलब चेहरा मतलब ये कि ज्यादातर आप जहां देखा, आप कहीं स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, कभी शिक्षा को लेकर आप खड़े रहते हैं, कभी पेयजल व्यवस्था को लेकर भी आप खड़े होते हैं कि अगर कहीं पे कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो। मैं अपना सारा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पण किया हूँ। एक चीज मैं कहना चाहता आपने हूँ, पहले बताया था कि आप भाजपा से भी दावेदारी कर रहे थे जिला अध्यक्ष के लिए, तो वो भी आपकी जो फाइल है ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। हाँ बिल्कुल कर रहा था, आज भी करूंगा। अब मैं स्वागत करता हूँ जिलाध्यक्ष जी का। जो प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आगे चल के फिर दावेदारी करूंगा अपने जिलाध्यक्ष की। और एक भी मुझ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप बता दें कि मुझ पर एक आरोप है। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, आपसे पिछली बार भी यही बात हुई थी हमारी। कैसा चेहरा चाहते हैं आपके और सांसद के रूप में? सांसद के रूप में चेहरा तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा उसका भरपूर जी जान से जुटूंगा, और यहाँ से सांसद दिल्ली भेजूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करूंगा। और उत्तर प्रदेश से 80 में से कम 75 सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जीत के पूर्ण बहुमत में जाएंगे उत्तर प्रदेश से। आपकी बार चेहरा में आपकी बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम चेहरे की अगर हम बात करें, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। कार्यकाल को अगर देखा जाए, आपने पिछली बार एक बार बताया था कि आपके सांसद जी ऐसे कि आपके गांव में आज तक नहीं आए, आपने आज तक नहीं देखा। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने सांसद जी को अपने गांव में आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक दो बार मैं प्रस्ताव लेके, हमारे यहाँ शमशान घाट नहीं है, आज भी कह रहा हूँ कोई शमशान घाट नहीं है, 4 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है। तो मैं उनके यहाँ प्रस्ताव लेके गया था। माननीय मनीष जी उनके प्रतिनिधि मिले थे, बैठा रहा था मुझे उन्होंने। वो प्रस्ताव के भी थे, मैंने भेजा है, तो अभी तक तो ब्लॉक में हमारे आया नहीं प्रस्ताव। तो जो मैंने जब कहा था वो आज भी कह रहा हूँ कि सांसद जी हमारे क्षेत्र में आया नहीं, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ, ऐसी जानता हूँ हमारे सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा सरकार की अगर हम बात करें उपलब्धियों की, कागजों में बहुत सारे दावे हैं, काफी कुछ कागजों में देखने को मिलता है। धरातल की बात करें तो हकीकत कुछ और ही देखी जाती है। 65 साल के कार्यकाल में आज तक इतिहास में किसी भी पार्टी ने इतना विकास नहीं किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। 65 साल में, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं कोई सरकार नहीं कर सकती है, किसी भी सरकार आ जाए। जैसे कि 370 धारा, आप देखो राम मंदिर मुद्दा देख लो, लोग कहते दंगा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा था दंगा क्या, एक मच्छर मार के कोई दिखा दे मंदिर बनेगा, कोई मच्छर भी नहीं मरेगा। बहुत से किसान ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो कि फसलें नष्ट होने से और शायद जांच भी नहीं होने से, उनको कोई मुआवजा का कोई आश्वासन नहीं मिलने से, कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल का दौरा लोगों को है जो पड़ रहा है, उससे उनकी मृत्यु भी हो रही है। क्या कहेंगे, बाकी में हकीकत है या सारी बातें हवा हवाई है? मैं रात को 12 बजे 2 बजे उठ जाता हूँ, तो हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ, देखता हूँ। ये इतनी जटिल समस्या है, इतनी जटिल समस्या है हार्ट की, हार्ट का या कुछ भी नहीं है। आईसीयू हुई, मैंने विधायक जी से मांग की, धरना पर बैठा जब वो आईसीयू चालू हुई है, आईसीयू बना, वो भी व्यवस्था नहीं थी, मशीनें सारी पड़ी हैं, डॉक्टरों की कमी है। किसान की बात सामने निकल कर आ रही है कि मुआवजा की कोई बात नहीं की जा रही, जांच नहीं हो पा रही है, जितना कि उनका नुकसान हो उतनी रिपोर्ट नहीं लग पा रही है। क्या है बाकी में? नहीं, मैं स्वयं देख रहा हूँ, जाता हूँ गाँव में, लेखपाल साहब से बात हुई, माननीय एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने सब गाँव में कह दिया अपनी अपनी नकलें, खाता, बैंक के खाता आप अपने नोट करें और लेखपाल साहब को दें, तो सारी जो रिपोर्टें लगी सबका पैसा आएगा, अभी आएगा पैसा। एक बात और सबसे ज्यादा चर्चाओं में आती है, जिस गांव में भी हम चले जाते हैं, अगर गाड़ी वहां से अगर बाहर निकलते तो निकलना मुश्किल हो जाता है, बीच सड़क के उसको खोद दी गई है पाइपलाइन बिछाने के लिए। आज महीनों सालों बीत जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि का भी यही कहना होता है
कि काफी लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, ठेकेदार जो है मनमानी कर रहे हैं, सड़कों को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और काफी ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। कि आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं किसी गांव की पहले क्यों कहूं, मैं तो पहले अपनी खुद की ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, काम भी रुकवाया कि पहले हमारी जो आपने खोदी है ये सड़क ये डालो, पूरी अभी भी खुदी पड़ी है ठेकेदार द्वारा। तो इन पे कार्रवाई की जाए, इन ठेकेदारों पे कि जिन जिन ग्राम सभा में तुमने जो नल की जो बिछाई है तो ये खोद के डाल दी, अभी पानी भी कहीं चालू नहीं हुआ है किसी गांव में। हमारे गांव में तो आप बता दो कि अगर समय की हम बात करें, आज लगभग कितना समय हो गया, सरकार ने कब योजनाओं को लागू किया था, कब से ये चालू काम हुआ था? अभी 1-2 साल हुए हैं। 2 साल हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये योजना है घर घर जल, घर घर जल, घर घर और घर घर शौचालय। शौचालय इस पे मुख्य रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे पूरा फोकस दिए है। हर घर में जल होना चाहिए और हर घर में शौचालय होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था। अगर हम बात करें 2 साल को, 2 साल में जिस तरह से काम चालू हुआ है, सड़कें जिस तरह से खोद दी गई हैं, और बात करें वाहनों की, कृषि वाहन भी बहुत सारे लोग निकालते हैं, स्कूली बच्चे के जो वाहन हैं वो भी वहां से निकलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो 2 महीने जो बीच में जो बरसात का मौसम होता कितना चुनौतीपूर्ण रहता होगा? इसमें अधिकारी की गलतियों पर कार्रवाई की जाए। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है आपसे, उन अधिकारियों से आग्रह में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे पंचमुखी बब्बा से बंदर है यहाँ, पंचमुखी बब्बा का ये पनारी चुंगी से यहाँ से चले जाओ हमारे बाईपास तक, वो सड़क देख लो, पुल देख लो। आपको नहीं लगता कि काम से ज्यादा आश्वासन मिलता है कि होगा होगा होगा? जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, मैं जनप्रतिनिधि के मामले में नहीं बोलूंगा। आप किस नजरिए से देखते हैं? बाकी में क्या लगता है आपको कि काम जनप्रतिनिधि गौर करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। हमने अभी तक जिस जनप्रतिनिधि से, अपनी पार्टी के विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी से जो काम का किया है, तो ऐसा नहीं अभी हम फोन करेंगे कि ये समस्या है हमारी, तो तत्काल प्रभाव से वो हमारा समस्या का हल करेंगे। विद्युत व्यवस्था को लेकर आपने पहले भी बात बताई थी कि कहीं न कहीं दुरुस्त नहीं देखने को मिलती है। विद्युत व्यवस्था की ऐसी है कि ऐसी भ्रष्ट एसडीओ, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। नशे नहीं लगा के किसी के भी छत पर चढ़ जाता है, उस पर डकैती का मुकदमा कायम होना चाहिए एसडीओ पे, एसडीओ पे। जबकि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सख्त आदेश है कि 22 घंटा लाइट आएगी। सरकार लगातार दावे करती है कि जहां पे अवैध कब्जा उस पर बुलडोजर चलता है। आपने भी एक पहले बात की थी, शौचालय पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, आज भी उस पर कब्जा है। मैंने कहा था मैं धरना पे बैठूंगा, तो शायद परसों में बैठ जाऊंगा वही शौचालय पे, परसों में बैठ जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के कट्टर जो कार्यकर्ता है और जो लगातार हमेशा गरीब, असहाय और किसानों के हित में लड़ाइयां लड़ते रहते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं उनके साथ, और जो हमेशा आपने देखा होगा कि हर एक विकास की लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जाते हैं। तो और बात करें वर्तमान में भाजपा की सरकार है, और जिस तरह सरकार भी लगातार दावे करते हैं कि अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर भी चलता है, तो आज ऐसा क्यों समय आखिर देखने को पड़ रहा है कि धरना पर बैठने के लिए मजबूर ग्राम प्रधान जी को होना पड़ता है और हमेशा लड़ाइयां लड़ते हुए भी देखे जाते हैं? और बात करें हम तमाम जनप्रतिनिधियों की कि जिस तरह दावे लगातार किए जा रहे हैं, तो खबर यह भी मिलती है कि काम से ज्यादा आश्वासन लोगों को मिलते हुए देखा जाता है। तो वो तो आने वाला समय बताएगा क्या कुछ लोग कहते हो, जनप्रतिनिधि से भी हम आपको बताएंगे। जी, एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय गौरक्षा सुरक्षा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मेरी शासन से मांग है कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय के लिए, क्योंकि गाय की इतनी दयनीय स्थिति है। देखिए आप गल्ला मंडी में देख लिए, कुछ लोग हैं लात मार रहे हैं गाय के लिए, देखने को मिलेगा, आप जाइए। वजह की अगर हम बात करें, आज के समय में गांव-गांव में गौशाला भी बनाया गया है, वहां पे गौ को रखा भी जा रहा है वहां पे। तो आखिर आज के समय में देखें तो सड़कों पर काफी जो है अन्ना जानवर देखने को मिलते हैं, कारण क्या कुछ माना जा सकता है? इसमें अधिकारियों की गलती है। जैसे आज अभी एक गौशाला में गया था, 12-13 गाय मरी पड़ी थी, भूसा खाने के लिए नहीं था, और गोबर खा रही थी, डस्ट खा रही थी गाय। तो इसमें शासन की कोई गलती नहीं, जनप्रतिनिधि की कोई गलती नहीं। जहाँ वहां का जो वीडियो हो, जिसके अंडर में आता हो, वहां के प्रधान हो,
ये उनकी गलती है। पत्रकार सही से कवरेज कर सके, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि पत्रकार गौशाला के अंदर भी नहीं जा सकते। ये तो क्या कहेंगे? पत्रकारों के मामले में जी कहूंगा, ये तो चौथा स्तंभ है, इस पे तो पाबंदी लगनी नहीं चाहिए पत्रकारों पे। ये घोर निंदा करता हूं मैं इसकी घोर निंदा करता हूं यदि पत्रकारों पे कोई प्रतिबंध लगाता है। चौथा स्तंभ है पत्रकार, आवाज पत्रकारों के लिए कौन उठाता है, इस पे तो मैं घोर निंदा करता हूँ। वो शासन को भी पत्र लिखूंगा कि पत्रकारों के लिए रोक टोक नहीं होना चाहिए पत्रकारों के लिए। जब कोई पत्रकार वहां पे कवरेज करने के लिए जाता है, पहुंचता है, तो उसके लिए आदेश पहले दिखाना पड़ता है कि आदेश है नहीं है। ये काम नहीं होना चाहिए, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, इसकी घोर विरोध करता हूँ मैं इसका। तो आप देख सकते हैं, वो अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जो मनमानियां हैं वो होते हुए देखी जा रही हैं। हम बात करें चाहे बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, या बात करें अगर हम खास करके यहाँ पे जिला अस्पताल में जो कि हार्ट का डॉक्टर नहीं होने के कारण कई ऐसे किसान हैं जो बीच में ही अपना दम तोड़ देते, सुविधाओं के अभाव में जो है परिवार है वो अपने जिम्मेदार व्यक्ति खो देते हैं। तो कितना भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और बात करें इस समय फसलों में काफी नुकसान होते हुए भी बताया जा रहा है, और यह भी बताया जाता है कि नुकसान की वजह से दिल का दौरा की बार काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से भी आपको मुलाकात करवाने का प्रयास करेंगे, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे क्या कुछ कहते हैं, तमाम व्यवस्थाओं पर क्या कुछ वो बताते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एक चीज मैं कहता हूँ, लास्ट आपका समय ले लूंगा, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रदेश नेतृत्व से करता हूं कि हर स्कूल में राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम हर स्कूल में लागू होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है हिंदुस्तान, और हिंदू से मतलब नहीं है, जो हिंदुस्तान ही है सबका हिंदुस्तान है, कोई इसमें वो। अच्छा, अभी ऐसा कोई विद्यालय देखा गया जहां पे राष्ट्रगान नहीं होता हो? कई विद्यालय ऐसे हैं कि राष्ट्रगान नहीं, लेकिन वंदे मातरम तो रेगुलर चालू कर देना चाहिए। ऐसे कई विद्यालय है राष्ट्रगान नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कई विद्यालय ऐसे। तो हम शिक्षा पर भी जानने का हम प्रयास करेंगे, और क्या कुछ लोग कहते हो तमाम जनप्रतिनिधि से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और तमाम व्यवस्थाओं पर भी हम आपको बताएंगे तो क्या कुछ बाकी हकीकत देखने को मिलती है वो भी हम जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।